Assalamu alaikum dear students. I am Shafiq Kamran from Peshawar Model School Boys 5. I am an English teacher and today we are having lecture number 6. In this lecture we shall do glossary, MCQs and vocabulary on pages 77, 78 and 79. And this exercise relates to unit number 8, which is a poem, and the name of the poem is The Bird of Hope. This lesson is taught in the midterm of class 9. So, to begin with, page number 77, as you can see, this glossary, there are some words and meanings are also written in detail in English. But sometimes it becomes difficult for the students to understand the full meaning in English. So, I have written them in Urdu for your help. Okay, be attentive please. अबैश, अबैश का लफ्ज़ जो है उसका मतलब होता है embarrassed and ashamed because of something that you have done. आपने सिर्फ इसमें इस लफ्ज़ को अंडरलाइन करना है, embarrassed, और इसका जो उर्दू तर्जुमा बनता है वो होता है घबराना या परेशान होना, सरासीमा होना। लेकिन ये दो लफ्ज़ जो हैं ये आप इसके साथ अपने साथ नोट करें, घबराना, परेशान होना। आमतौर पर ये जो वर्ड्स हैं ये एमसीक्यूज़ की शक्ल में पेपर में आते हैं, और दूसरा जो इसकी जो सूरत है पेपर में आने की, वो स्टैंजा कम्प्रीहेंशन में ये वर्ड्स आते हैं ताकि इसका मीनिंग आप जो है वो प्रॉपर तरीके से लिख सकें। और एमसीक्यूज़ में जो 15 नंबर के मार्क्स होते हैं पेपर में, उसमें भी इनका आना हो सकता है। तो फर्स्ट वर्ड है अबैश, एम्बैरेस्ड, उर्दू में इसका मीनिंग है घबराना या परेशान होना। दूसरा वर्ड है क्रम्ब, वेरी स्मॉल पीस ऑफ फूड, स्पेशली ऑफ ब्रेड और केक दैट हैज़ फॉलन ऑफ अ लार्जर पीस, यानी बहुत ही छोटा टुकड़ा किसी खुराक का, ख़ास तौर पर किसी जो बेकरी की रोटी वगैरह होती है या जो घर में भी बनाई जाने वाली रोटी है वो, या केक जो कि किसी बड़े टुकड़े से गिर जाए नीचे, उसको बोलते हैं क्रम्ब। और उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ज़र्रा, ठीक है। और दूसरा जो लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल होगा इंग्लिश में इस क्रम्ब के लिए, वो हम कर सकते हैं बिट, ये वाला वर्ड बिट या पार्टिकल, ये वाला वर्ड हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड जो वर्ड है वो है गेल, एन एक्सट्रीमली स्ट्रांग विंड, बहुत ही तेज़ हवा। बाज़ औक़ात तो हवाएं 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से चलती हैं, तो उर्दू में कहते हैं तूफ़ान, हवा का तूफ़ान। फिफ्थ वर्ड है परचेज, ये परिंदों के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है। टू लैंड एंड स्टे ऑन अ ब्रांच, जब वो किसी शाख पर या किसी जगह पर बैठता है तो उस वक्त के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है परचेज। लेकिन चूंकि पोएम में इसको इस्तेमाल किया गया तो हम इसके मानी ले सकते हैं लिव्स या रेस्ट्स, ठीक है, कयाम करता है, रहता है, ठीक है, उर्दू में ये मानी है इसका। नेक्स्ट वर्ड है सोर, पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज पेनफुल, जिस्म का वो हिस्सा जो जिसमें दर्द हो, एंड ऑफन रेड, और ये आमतौर पर सुर्ख रंग में होता है, स्पेशली बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन और बिकॉज ऑफ अ मसल हैज़ बीन यूज्ड टू मच। तो या तो ये है कि आपको किसी जगह पर कोई इन्फेक्शन हुआ है या आपने कोई एक्सरसाइज की है और किसी मसल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, तो उस वजह से जो इंसान को तकलीफ और पेन होता है उसके लिए सोर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो सोर का मतलब यहाँ पर उर्दू में हमने लिखा है दर्द या तकलीफ दे। नेक्स्ट वर्ड है ट्यून, a series of musical notes that are sung or played in a particular order to form a piece of music. तो ये जो ट्यून का लफ्ज़ है, ये दूसरा इसके लिए मुतबादल लफ्ज़ यहाँ पे मैंने लिखा है मेलोडी यानी सुर जिसमें आवाज़ नहीं होते, और उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं मौसीकी और सुर, लय भी होता है इसके लिए। नेक्स्ट वर्ड
एक्सट्रीमिटी, द फर्देस्ट पॉइंट, एंड और लिमिट ऑफ समथिंग, किसी नुक्ते मकाम का इंतहाई नुक्ता जो होता है, किसी चीज का इंतहाई दूर का नुक्ता जो है आगे का, या उसकी जो हदूद हैं, आखिरी हदूद, एक्सट्रीमिटी, उर्दू में इसको बोलेंगे इंतहा। और हमारे पास यहाँ पे लास्ट वर्ड है स्ट्रेंजेस्ट। स्ट्रेंजेस्ट से मतलब है अनयूजुअल और सरप्राइजिंग, स्पेशली इन अ वे दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी जो गैर मामूली होते हैं, हैरान कर देने वाले होते हैं, ख़ास तौर पर ऐसे मामला जिसमें इंसान को हालात की समझ ना आती हो कि उसने उसके साथ किस तरह डील करना है। उर्दू में हमने इसके लिए लफ्ज़ लिखा है मानी में गैर मानूस, यानी जो इंसान के लिए अजनबी लफ्ज़ होते हैं, ये वो हैं। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो आपके लिए उर्दू में मैंने ट्रांसलेट किए हैं। अब हमारे पास अगले पेज पर एक्सरसाइज बी है, ये वाली, ये एक्सरसाइज बी है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये एमसीक्यूज़ हैं जो आपकी बुक से ही रिलेटेड हैं। The poet's comparison of hope to a bird is made in the form of personification, simile, alliteration, metaphor. अब इस क्वेश्चन को देखकर आपको समझ आएगी कि इस पोएम के अंदर जो पोएट है उसने कुछ मुख्तलिफ तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जिनको फिर हमने अपने तौर पर खुद मानी देकर उसका हमने सलूशन निकाला। तो ऐसे अल्फाज जो शायर बराह रास्त इस्तेमाल नहीं करता बल्कि किसी दूसरे तरीके से इस्तेमाल करके हमें अपना मतलब समझाए, तो वो फिगुरेटिव लैंग्वेज कहलाती है या लिटरेरी डिवाइस कहलाती है। तो द पोएट्स कंपैरिजन ऑफ होप टू अ बर्ड, अब देखें, पोएट ने उम्मीद को परिंदे का नाम दिया है, यानी उम्मीद एक परिंदा है। तो ये एक तरह से उसने बराह रास्त जो है एक चीज को कंपेयर किया है बर्ड को। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे जो सूटेबल, जो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है वो है मेटाफर। यानी मेटाफर जो होता है वो किसी भी चीज की जो खासियत होती है उसको हम बराह रास्त जब किसी दूसरे पर अप्लाई करते हैं तो उसको पोएटिक लैंग्वेज में मेटाफर कहा जाता है। तो ये वाला डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। The poet uses the words gale and storm as metaphor. What do these words represent? अब देखें यहां पर भी गेल और स्टार्म जो है ये दो अल्फाज हैं जिनको पोएट ने यूज किया है बतौर मेटाफर के। तो इसका मतलब उसने पूछा है आपसे कि इसका क्या मतलब है ये गेल का और स्टार्म का। टाइम्स ऑफ बैड वेदर, यानी ऐसा वक्त जब कि मौसम खराब हो। हार्ड और पेनफुल टाइम्स, मुश्किल और तकलीफदेह औकात, वक्त होता है जो इंसान का वो। प्लेजेंट टाइम्स, खुशगवार जिंदगी के दिन। टाइम्स ऑफ सक्सेस एंड ग्रोथ, या वो दौर जब इंसान को कामयाबी मिलती है और वो आगे आगे बढ़ता चला जाता है। तो इसमें जो सबसे मुनासिब है, जो बेहतरीन ऑप्शन है वो हमारे पास बी है, यानी यहाँ पर गेल और स्टॉर्म का मीनिंग इस्तेमाल हुआ है हार्ड और पेनफुल टाइम्स में। ठीक है। थर्ड देखिए, होप इज हेल्पफुल इन टाइम्स ऑफ पेन, सॉरो एंड डिफिकल्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम बेस्ट सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। पहले सवाल को समझ लें। हमेशा सवाल को समझ के आप उसका जवाब बताया करें, क्योंकि जब तक आपको सवाल समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसको प्रॉपर तरीके से आंसर नहीं कर सकते। होप इज हेल्पफुल इन टाइम्स ऑफ पेन, यानी उम्मीद मददगार होती है ऐसे वक्तों में जब इंसान तकलीफ में हो, सौरो दुख में हो, डिफिकल्टी मुश्किल में हो। तो अब हमने नीचे दी गई लाइंस में से वो लाइन चुननी है जो कि इन तमाम बातों को एक्सप्रेस कर रही है। देखें जरा, होप इज द थिंग विथ फेदर्स दैट परचेज इन द सोल। नहीं, होप इज द थिंग विथ फेदर्स दैट परचेज इन द सोल, इसमें तो जिक्र ही नहीं है, ना गेल का है और ना स्टॉर्म का जिक्र है। इधर देखें, and sings the tune without the words and never stops at all। इसका तो मतलब ये आ रहा है कि वो एक ऐसी मेलोडी गाती है जिसके वर्ड्स नहीं होते, अल्फाज नहीं होते, और ये कभी भी नहीं रुकते। and sweetest in the gale is heard and sore must be the storm। अब ये देखें, इसमें गेल का जिक्र भी है और स्टॉर्म का भी है। तो ये जो सी ऑप्शन है ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन भी देख लें कि क्या है।
yet never in extremity it asked a crumb of me। तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल इस जगह पर फिट नहीं आता। तो सी ऑप्शन ठीक है कि एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज हर्ड एंड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है। द पोएट सेज दैट and sings the tune without the words. Why the bird of hope sings in a tune that has no words? यानी वो कहता है कि जो शायर है उसने ये कहा है कि जो परिंदा है उम्मीद का, वो एक गाना तो गाता है लेकिन उस गाने के अल्फाज नहीं होते। तो वो पूछना चाह रहे हैं कि भाई आखिर उसकी क्या वजह है, परिंदा ऐसे क्यों करता है? क्या वो इसलिए करता है टू एम्फेसाइज दैट होप डज नॉट नीड टू बी पुट इन टू वर्ड्स टू बी फेल्ट? क्या वो इसलिए करता है कि वो ये बताना चाहता है कि उम्मीद जो है उससे किसी इंसान को हौसला देने के लिए मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, मुंह से अल्फाज निकालने की जरूरत नहीं है, वो किसी लफ्ज का मोहताज नहीं है। या फिर ये है टू पॉइंट आउट दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू एक्सप्रेस वेदर दे फील होपफुल और नॉट। या उम्मीद ये बताना चाहती है कि लोगों के लिए ये बात बड़ी मुश्किल होती है कि वो इस बात का इजहार कर सकें कि उन्हें किसी कामयाबी की उम्मीद है या नहीं है। यानी लोगों को ये बताना मुश्किल होता है, इसलिए वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करती। टू सजेस्ट दैट पीपल आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ होप। या इसका मतलब ये है इस लाइन का कि होप जो है वो इसलिए वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करती अपने गाने में कि जो लोग होते हैं वो समझ ही नहीं सकते उसकी फीलिंग को, तो उसे बोलने की क्या जरूरत है। चौथा, टू इंडिकेट दैट पीपल हु आर ऑलवेज होपफुल आर आल्सो ऑफन फॉरगेटफुल। या वो ये इस बात की तरफ इशारा है कि लोग जो हैं वो हमेशा उम्मीद तो रखते हैं और साथ साथ वो भुलक्कड़ भी होते हैं, वो बातें भूल भी जाते हैं। इसलिए वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते कि शायद वो लोग अल्फाज भूल जाएंगे और उनको याद नहीं रहेगा। तो इसलिए बर्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्यून जो है, मेलोडी, वही गाता है। इन तमाम ऑप्शंस में जो ऑप्शन ए है इसको ज़रा दोबारा देखें। टू एम्फेसाइज दैट होप डज नॉट नीड टू बी पुट इन टू वर्ड्स टू बी फेल्ट, कि जो पोइट है वो ये बताना चाहती है कि उम्मीद का जो परिंदा है ना, उसको अल्फाज की ज़रूरत ही नहीं है कि वो अल्फाज में बयान करे अपना, वो बगैर अल्फाज के अपना मकसद पूरा करती है। तो ये वाला जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट है। लास्ट वन देखें इसमें। रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम एंड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म that could abash the little bird that kept so many warm. What does the word abash means in the above lines? इसमें ये 3 लाइनों का इन्होंने दिया हुआ है हमें स्टेंजा में से लेकर क्वेश्चन, और उसमें सिर्फ एक अबैश का वर्ड जो है उसका हमें मीनिंग बताना है कि उसका मीनिंग इसमें क्या है। टू कंफ्यूज है, टू सपोर्ट है, टू प्रेज है या टू साइलेंस है। तो अबैश का जो मतलब है वो ये है, टू कंफ्यूज, परेशान करना, या उसको जिसमें कंफ्यूजन सा पैदा हो जाता है, करूं या ना करूं उस जगह पर। तो ये थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद परिंदा जो है वो अपना काम दोबारा शुरू कर देता है। सो दिस वाज आवर वीडियो इन विच वी एक्सप्लेन्ड द एक्सरसाइज ऑफ द पोएम, और इंशाल्लाह वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you very much for watching this video. See you in the next video. Thank you very much.